हेलो स्टूडेंट्स। स्वागत है आपका एमसीएस क्लासेस में। जैसे कि आपको ज्ञात है कि हमारे सोशियोलॉजी की आंसर राइटिंग क्लास चल रही है, ठीक है। और आज हमारा ये लेक्चर 16 है, ठीक है। और आज के हमारे टॉपिक क्या है, जैसे कि हमने लास्ट लेक्चर में क्या करा था, अपराध का बदलता परिदृश्य, मतलब कि जो सिनेरियो चेंज हो रहा है क्राइम को लेकर के, ये किया था। और नशीली दवाओं की लत, किस प्रकार किसी को नशीली दवाओं की लत लगती है, आत्महत्या है क्या, आत्महत्या के कितने प्रकार होते हैं, आत्महत्या के कारण क्या है, आत्महत्या को रोकने के लिए सरकार के द्वारा क्या क्या प्रयास किए गए हैं, ठीक है। और आज हमारा जो टॉपिक है वो है क्या, साइबर अपराध, मतलब साइबर क्राइम, ठीक है। और महिलाओं के प्रति अपराध या फिर घरेलू हिंसा, ठीक है, साथ में घरेलू हिंसा, दोनों इन्हीं टॉपिकों को हम लोग आज कवर करेंगे। किसके माध्यम से, क्वेश्चन आंसर के माध्यम से, ठीक है। तो चलिए देखते हैं कि साइबर अपराध है क्या। ये क्या साइबर अपराध, अब देखिए, अब इसे क्यों उन्होंने इस सिलेबस में ऐड किया, सबसे पहले तो हम इसकी बात कर लेते हैं, क्यों उन्होंने ऐड किया हुआ है। देखिए, सिंपल सा तरीका है। अभी हम लोगों ने आईसीटी, मतलब कि जो सूचना संचार प्रौद्योगिकी है, वर्तमान में हम लोग प्रत्येक क्षेत्र में इसका उपयोग कर रहे हैं। तो आपके साथ कई बार ठगी हुई होगी कि किसी ने आपको कॉल किया होगा, बोला होगा कि आपके पास ओटीपी आई होगी, हम बैंक से बात कर रहे हैं, तो आपका एटीएम बंद हो जाएगा या फिर आपका अकाउंट फ्रीज हो जाएगा। इस प्रकार के आपने सुना होगा ना, फोन कॉल्स आए होंगे, ठीक है। ये वही बात कर रहे हैं, ठीक है। चलिए देखते हैं हम लोग आज के क्वेश्चन कि हम, और हमारी आंसर राइटिंग है। चलिए मैं आपको और एक बार याद कर दूं, हमारे आंसर राइटिंग के फॉर्मूला क्या है, सीपीआई, कंटेंट, प्रेजेंटेशन, इनोवेशन, ठीक है। और ये जब ये तीनों फुलफिल हो जाते हैं तो हमको क्या काम, किस पे काम करना है, राइटिंग पे काम करना है। और राइटिंग, और इनसे भी पहले आपको क्या करना है, पेपर को कंप्लीट करना है। क्या है, पेपर को कंप्लीट करना है, जिससे क्या हो, आपका कम से कम पेपर पूर्ण होगा तो उसे लगेगा यार चलो पूरा पेपर लिखा है। फिर इसके पश्चात फिर आपको कंटेंट लिखना है, उसमें बहुत अच्छा कंटेंट देना है सभी तरीके से, फिर उसको बहुत अच्छे से प्रस्तुत करना है। और फिर उसमें इनोवेशन, यानी कि अपना, आप उसमें क्या अधिक से अधिक चीजों को लिख सकते हैं, ठीक है। क्या ऐसे उपाय कर सकते हैं जिसके माध्यम से आपका उत्तर एकदम अलग ही दिखे, क्लियर। चलिए आज के क्वेश्चन हम लोग स्टार्ट करते हैं कि पहला क्वेश्चन क्या है, साइबर क्राइम क्या है, ठीक है। और साइबर क्राइम के विभिन्न प्रकार का वर्णन करना है आपको। सिंपल सी चीज है, साइबर क्राइम क्या है और साइबर क्राइम के विभिन्न प्रकार का वर्णन करना। देखिए, आपने प्रीलिम्स में भी ये पढ़ा हुआ है, ठीक है, तो आपको अच्छे से याद होगा। अब साइबर क्राइम की डेफिनेशन आपको बताना पड़ेगा। तो साइबर क्राइम एक ऐसा अपराध है जिसमें हम किसमें छेड़छाड़ करते हैं, कंप्यूटर या कंप्यूटर नेटवर्क में क्या करते हैं, उसमें बाधा उत्पन्न करते हैं, ठीक है। साइबर अपराध एक ऐसा अपराध है जो कंप्यूटर अथवा कंप्यूटर नेटवर्क के माध्यम से किया जाता है, ठीक है। इसमें गतिविधियों की विस्तृत श्रृंखला होती है जो गैर कानूनी रूप से, हम क्या करते हैं, गैर कानूनी रूप से किसी भी व्यक्ति की प्राइवेट जानकारी, मतलब कि प्राइवेसी को समाप्त करते हैं, ठीक है। उसके डेटा को खत्म कर देते हैं, या ठीक है, जब डेटा को अपने पास ले लेते हैं, या फिर उसका गलत इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। उसमें चेंजेस करते हैं, जो एक्चुअल डेटा होता है उसमें चेंज कर देते हैं। ऑनलाइन बैंक में क्या है, हम लोग ऑनलाइन बैंक से पैसे निकाल लेते हैं। जैसे आपने एक सलामी अटैक सुना होगा, उसमें क्या है, प्रत्येक प्रत्येक अकाउंट धारक के अकाउंट से हम लोग एक एक रुपए निकाल लेते हैं, मतलब जो साइबर क्राइम करता है वो एक एक रुपए निकाल लेता है, ठीक है। इस प्रकार के भी अटैक होते हैं। तो बढ़िया, आपको 4 से 5 लाइन में क्या करना है, आपको वैसे ही 10 मार्कर है, कितने मार्कर है, 10 मार्कर है, ठीक है। तो बढ़िया, आपको 4 से 5 लाइन में क्या लिखना है, डेफिनेशन लिखना है और एग्जाम्पल बता देना है वहां पे आपको।
ठीक है, क्या एग्जाम्पल बता देना है आपको। फिर अब देखिए, जब आपने यहाँ पे एग्जाम्पल बता ही दिया है, तो अब यहाँ पे बताना पड़ेगा आपको साइबर क्राइम के प्रकार। तो यहाँ लिखना पड़ेगा आपको साइबर क्राइम। ठीक है, अब यहाँ पे बढ़िया आपको ऐसा फ्लो चार्ट बनाना है। ठीक है, इस टाइप का फ्लो चार्ट बनाना। अब कौन कौन से साइबर क्राइम होते हैं? सबसे पहले सामाजिक, मतलब कि सोशल वाले साइबर क्राइम, जिसमें समाज पर डायरेक्ट क्या पड़ता है, प्रभाव पड़ता है। ठीक है, इसके पश्चात कौन सा? आर्थिक अपराध। ठीक है, इकोनॉमिकली वाला जो क्राइम होता है साइबर तरीके से वो। और फिर क्या है, तकनीकी अपराध, मतलब टेक्नोलॉजिकली। तो सामाजिक में कौन कौन से आ जाते हैं? साइबर वॉरफेयर। क्या है? साइबर वॉरफेयर। अब इसमें होता है क्या है, साइबर वॉरफेयर मतलब कि साइबर तरीके से युद्ध करना। ठीक है, यानी कि कंप्यूटर के माध्यम से जो युद्ध होते हैं उन्हें ही क्या कहा जाता है? जैसे कि एक देश दूसरे देश के कंप्यूटर में क्या करता है, सूचनाओं को क्या करता है, सूचना नेटवर्क को क्या करता है, बाधित करता है। किसमें? साइबर युद्ध में। लिख लीजिए आप, साइबर युद्ध। इसमें दूसरा टाइप हो जाएगा सामाजिक अपराध में, साइबर पोर्नोग्राफी। ठीक है, साइबर पोर्नोग्राफी। अब इसमें होता क्या है कि इसके अंतर्गत इंटरनेट पोर्नोग्राफी, अश्लील वेबसाइट शामिल होते हैं। ठीक है, इसमें क्या होता है, किसी व्यक्ति को अश्लील चित्र भेजना, अश्लील साहित्य लिखना, या फिर उसको डाउनलोड करना इत्यादि चीज शामिल किया जाता है। जैसे भारत ने साइबर वेबसाइट को बैन कर रखा है ना। ठीक है, फिर क्या है, तीसरा टाइप हो जाएगा इसमें, क्या? साइबर बुलिंग। ठीक है, साइबर बुलिंग। अब साइबर बुलिंग है क्या? इंटरनेट और उससे संबंधित तकनीकों का उपयोग करके लोगों को नुकसान करने, क्या लोगों को हानि पहुंचाया जाता है। ठीक है, जैसे कि इंटरनेट सेवा और वेब पेज, मोबाइल का प्रयोग करके आपको क्या करेंगे, वो ट्रोल करेंगे, या ट्रोल बोल सकते हैं आप लोग, या फिर बुलिंग का मतलब गाली बकना होता है वैसे। ठीक है, ये करेंगे, चिढ़ाएंगे आपको कि आप ऐसा कर रहे हैं, ऐसा गलत हो रहा है। ठीक है, इस प्रकार कहा जाता है साइबर, इसे कहा जाता है क्या? साइबर बुलिंग। फिर चौथा क्या है इसी में? प्लान। लिख लीजिए यहाँ पे चौथा, प्लान। ये इसलिए आपको मैं बता रहा हूँ क्योंकि ये नए नए टेक्निकली वर्ड होते हैं, और इनसे इनसे देखिए, प्री का भी क्वेश्चन पूछा था, स्मैपिंग, वायरस साइनिंग। ठीक है, स्पाइनिंग करके कुछ था, और क्या, फिशिंग पूछा था। ठीक है, फ्लैम क्या है? इंटरनेट पर किसी भी व्यक्ति को क्या अपशब्द करना, अपशब्द कहना, किस पे? सोशल नेटवर्किंग साइट पे किसी भी व्यक्ति को अपशब्द कहना क्या है? फ्लैम है। फिर क्या है इसी में चौथा, लिख लीजिए आप, साइबर जासूसी। ठीक है, साइबर जासूसी। ठीक है, ये भी एक क्या है, एक क्राइम है। इसमें क्या है, कम्युनिकेशन सिस्टम के माध्यम से एक दूसरे व्यक्ति पर क्या, जासूसी रखी जाती है। जैसे अभी आपने सुना होगा पैगासस वायरस। ठीक है, पैगासस वायरस खूब चर्चे में रहा था क्योंकि इसराइल ने एक सॉफ्टवेयर डेवलप किया है जिसके माध्यम से वह किसी भी व्यक्ति के फोन में या फिर सिस्टम में इस प्रकार के वायरस को सेट कर देता है, जिसके माध्यम से समस्त जानकारी क्या करता है, प्राप्त करता है। ठीक है, कौन सा? पैगासस, आपने सुना होगा। ठीक है, ये क्या होगा, हम और क्या, इसी में आइडेंटिटी थेफ्ट। जो आइडेंटिटी थेफ्ट होता है वो भी किस में जाता है? साइबर क्राइम में जाता है। इसके माध्यम से लोगों की जो व्यक्तिगत जानकारी होती है उसको, ठीक है, इसके द्वारा क्या होता है, अपराधियों द्वारा छद्म रूप धारण करके व्यक्तिगत जानकारी प्राप्त करते हैं। आभासी तरीके से क्या करते हैं, वर्चुअल मोड में हम लोग उसकी जानकारी लेते हैं। हम यानी कि जो थिंकर, मतलब कि जो वो होते हैं क्या, हैकर्स लोग होते हैं, वो करते हैं क्या, व्यक्तिगत रूप से जानकारी प्राप्त करते हैं, और आईडी पासवर्ड प्राप्त करके उसकी समस्त जानकारी को प्राप्त कर, जैसे उदाहरण, क्रेडिट कार्ड की जानकारी ले लेंगे आपसे, डेबिट कार्ड की जानकारी ले लेंगे, मोबाइल की सिम की कॉपी बनाकर उसका उपयोग करने लगेंगे। ये क्या हो जाते हैं, सामाजिक अपराध हो जाते हैं। किससे? सामाजिक अपराध किससे रिलेटेड? साइबर क्राइम से रिलेटेड। अब आर्थिक अपराध क्या है, जिसमें आपके पैसे ठगेंगे। तो सबसे पहले सलामी अटैक, लिख लीजिए यहाँ पे, सलामी अटैक। इसके पश्चात क्या है, साइबर स्टॉकिंग। अब सलामी अटैक मैंने बता दिया कि बहुत सारे जो भी अकाउंट धारक होते हैं उनके इससे एक एक रुपए चुराया जाता है, मतलब छोटी छोटी मात्रा में क्या,
पैसे निकाले जाते हैं, जिससे उसे पता भी नहीं चलता है कि उसके पैसे निकल रहे हैं या नहीं। ठीक है, इसके माध्यम से अपराधी द्वारा बैंकों के जो अकाउंट होल्डर्स होते हैं उनके खाते से धन का निकासी किया जाता है। उद्देश्य क्या होता है? बैंक की कंप्यूटर प्रणाली में एक ऐसे अवांछित प्रोग्राम को डाल दिया जाता है जिससे खाता धारक के खाते में कुछ पैसे अपराधी के खाते में अपने आप स्थानांतरित हो जाते हैं या फिर हस्तांतरित हो जाते हैं। ठीक है, आपने सुना होगा कि आपके अकाउंट से 2-2, 5-5 रुपए कटते जाते हैं। तो ये वही है क्या? साइबर साइबर अटैक। ठीक है, साइबर सलामी अटैक। फिर इसी में लिख लीजिए दूसरा पॉइंट क्या है? साइबर पायरेसी। ठीक है, अब पायरेसी होता क्या है? ठीक है, किसी भी जो आपने कंटेंट बनाया, जैसे मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, तो इसका कंटेंट कोई और दूसरा ले जा रहा है। ठीक है, जो मूल कंटेंट है उसका कोई नकल बना रहा है या फोटो कॉपी कर रहा है या फिर उसकी कॉपी कर रहा है, उसे ही क्या कहा जाता है? पायरेसी कहा जाता है। ठीक है, जैसे आप कोई पिक्चर थिएटर में रिलीज हुई और वो आपके फोन में आ गई, तो वो भी क्या? पायरेट होके आई है। ठीक है, क्योंकि इतने जल्दी फोन ये फिर उसकी वीडियोग्राफी करने की अनुमति नहीं मिलती है, लेकिन क्या कर लेते हैं? पायरेसी कर लेते हैं, उसकी दूसरी कॉपी बना लेते हैं। इसके पश्चात इसी में तीसरा कौन सा हो जाएगा? साइबर स्टॉकिंग। ठीक है, साइबर स्टॉकिंग का एक ऐसी गतिविधि जिसके द्वारा साइबर अपराध इंटरनेट उपयोगकर्ता से चैटिंग के दौरान या किसी अन्य इंटरनेट माध्यम द्वारा उनके नाम, पता, फोन नंबर इत्यादि जानकारी हासिल कर लेता है, ताकि उसे क्या किया जा सके? ब्लैकमेल किया जा सके या फिर इंटरनेट के माध्यम से उसका पीछा करना। क्या कहलाता है? साइबर स्टॉकिंग कहलाता है। क्या कहलाता है? साइबर स्टॉकिंग कहलाता है। इंटरनेट के माध्यम से किसी व्यक्ति का पीछा करना और जिससे उसकी जानकारी आप प्राप्त कर सके। क्लियर? ये हुआ कौन सा? साइबर स्टॉकिंग। इसके पश्चात लिख लीजिए आप स्पूफिंग। क्या है स्पूफिंग? स्पूफिंग, अब स्पूफिंग का अर्थ क्या होता है? झूठी तरकीब या छलावा। ठीक है, क्या एक कंप्यूटर दूसरे कंप्यूटर सिस्टम या उपयोगकर्ता को छलने के लिए उसका उपयोग करता है। यह प्रक्रिया दूसरे इंटरनेट उपयोगकर्ता से अपनी पहचान छुपाकर की जाती है। फेसबुक पर फेक आईडी बनाकर आपसे पैसे लेने की क्या की जाती है? कोशिश की जाती है। ठीक है, किसमें? फेसबुक में। क्लियर? चलिए, फिर आते हैं अब तकनीकी साइबर क्राइम कौन कौन से होते हैं। तो इस पे क्या होता है? स्पैम। आपको बार बार क्या भेजा जाता है? अनवांछित ईमेल भेजा जाता है। ठीक है, कुकीज, आपने जो भी सफरिंग करी होती है इंटरनेट में उसको वह सेव कर लेता है और उसी के हिसाब से फिर आपको क्या भेजता है? वो कंटेंट भेजता है। ठीक है, डेटा डिडलिंग। अब डेटा डिडलिंग होती क्या है? जो एक ऐसी तकनीक जिसके माध्यम से पहले तो डेटा को कंप्यूटर पर प्रोसेस करने से पूर्व ही परिवर्तित किया जाता है। मतलब कि जो आपको चाहिए कंटेंट उसको बदल दिया जाता है, उसे क्या कहा जाता है? डेटा डीडलिंग कहा जाता है। ठीक है, डेटा डीलिंग। अब क्या है यहाँ? फिशिंग। लिख लीजिए फिशिंग। इसी में क्या होता है? फिशिंग कि किसी भी व्यक्ति को क्या इंटरनेट यूजर करता को अन्य नाम से, ठीक है, यूजर नेम, पासवर्ड या अन्य सूचनाओं की जानकारी प्राप्त करते हैं। इसके माध्यम से क्या? फिशिंग। फिशिंग का मतलब जैसे आपने सुना होगा, जब आप मछली पकड़ने जाते हैं तो उसमें छद एक एक तो उसका वो रहता है, जाल रहता है, और उसमें मछली के लिए खाने का सामान रहता है। ठीक है, उस खाने के सामान को ऊपर रख लिया जाता है और तो उसको जो मछली को जो पकड़ते हैं वो अलग रहता है। उसी प्रकार क्या है, इसमें भी क्या है? गलत तरीके से, ठीक है, गलत तरीके से व्यक्ति की जानकारी जुटाई जाती है। ठीक है, या तो ईमेल भेजेंगे या कॉल करेंगे आपको। ठीक है, जैसे आपको बोलेंगे आपने 10,000 रुपये जीत चुका है, आप इस नंबर पे 150 रुपये का रिचार्ज करिए। आप वहीं के वहीं क्या हो जाएंगे? फिर फंस जाएंगे। ठीक है, क्लियर? ये होगा क्या? तकनीकी प्रकार से साइबर अपराध क्या होते हैं। ठीक है, हमने कौन कौन से पढ़े? सामाजिक तरीके से, आर्थिक तरीके से, तकनीकी तरीके से। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत में साइबर क्राइम को रोकने के लिए कौन कौन सी नीतियां अपनाई जा रही है। ठीक है, क्योंकि देखिए भारत सबसे विश्व का सबसे बड़ा मार्केट है। ठीक है, और यहाँ पे सबसे ज्यादा सूचना संचार प्रौद्योगिकी का उपयोग लगातार बढ़ता जा रहा है प्रत्येक क्षेत्र में। ठीक है, जैसा कि आपको पता होगा 1970 में हमने इलेक्ट्रॉनिक डिपार्टमेंट की स्थापना की थी। ठीक है, फिर 1976 में हम लोगों ने एनआईसी बनाया था। आपको ये क्रोनोलॉजी याद होगी ना? 1987 में निक नेट बनाया था। ठीक है, फिर 2004 में स्वान बनाया था।
राष्ट्रीय ई गवर्नेंस प्लान आया था 2006 में। ठीक है, इस प्रकार हम लोग ने कार्य किए थे। इसलिए भारत में लगातार साइबर क्राइम भी बढ़ रहे हैं, इसलिए तो नहीं बोलेंगे, लेकिन हाँ हाँ कुछ कुछ सिस्टम में अभी तकनीक मतलब कमियां हैं, उसको रोकने के लिए सरकार के द्वारा क्या क्या प्रयास किए जा रहे हैं, या फिर साइबर क्राइम को रोकने के लिए भारत सरकार के द्वारा क्या क्या प्रयास किए गए, या क्या क्या नीतियां बनाई गई है। देखिए, सबसे पहले सिंपल सी इसमें चीजें हो जाएंगी कि क्या क्या किया गया है। ठीक है, अब नीतियां की बात करी, आपने अभी हाल ही में सुना होगा डेटा संरक्षण बिल सुना होगा आपने। ठीक है, 2000 जैसे तो 2019 में आया था, 20 में आया था, लेकिन अभी तक ये पारित नहीं हो चुका है। ठीक है, एक ये नीति अपनाई जा रही है। ठीक है, फिर क्या है, साइबर क्राइम से निपटने के लिए एक सूचना संचार प्रौद्योगिकी एक्ट आया था 2005। ठीक है, आपको याद होगा। ठीक, फिर क्या था, एक ऐसे तीन चार नीतियां हैं जिनका उपयोग भारत सरकार के द्वारा किया जा रहा है। ठीक है, सूचना संचार प्रौद्योगिकी, फिर आप लिख लीजिए इसमें एक ट्रिपल सी भी था, वो अभी इसका फुल फॉर्म मुझे याद नहीं आ रहा है। ठीक है, इसका मैं उत्तर आपको नेक्स्ट वाले लेक्चर में बताता हूँ। अभी दो तीन ही चीज याद आ पा रही है। क्या है, डेटा संरक्षण नीति वर्तमान वाली, सूचना संचार प्रौद्योगिकी। ठीक है, और ठीक, अभी आप इतनी ही इसमें लिख लीजिए, बाकी मैं आपको इसका अच्छे से उत्तर नेक्स्ट लेक्चर में लेके आऊंगा, क्योंकि दो तीन ही प्रोग्राम मिल पाए थे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं हम लोग कि भारत में महिलाओं के प्रति होने वाले अपराध की स्थिति का वर्णन करें। देखिए, भारत में क्या पैटर्न चल रहा है महिला अपराध को लेकर के, इसका आपको एनसीआरबी का क्या देना है, आपको डेटा देना है। किसका, एनसीआरबी का डेटा बताना है कि भारत में किस प्रकार महिलाओं से संबंधित अपराध हो रहे हैं। देखिए, तो सबसे पहले होता क्या है, महिला अपराध। ठीक है, अपने या अपने व्यक्ति या समूह या समुदाय के खिलाफ सोच समझ कर शारीरिक शक्ति का इस्तेमाल कर उसको चोट पहुंचाना। ठीक है, एक मनोवैज्ञानिक दृष्टि से उसे क्या कहा जाता है, और केवल ये महिलाओं के प्रति होगा, या ये बोले कि किस समाज के किसी व्यक्ति सदस्य के द्वारा किसी महिला के शारीरिक मानसिक और कौन से आर्थिक तरीके से क्या करना, उसका शोषण करना ही क्या कहलाता है, अपराध कहलाता है। ठीक है, क्लियर। अब अपराध महिलाओं के लिए अपराध, महिला मतलब महिलाओं के विरुद्ध ही सर्वाधिक अपराध क्यों होते हैं, इसके भी कुछ कारण होता है। सबसे पहले क्या, सामाजिक ढांचे में परिवर्तन, कि अब आज क्या हमारे सामाजिक संरचना में परिवर्तन हो रहा है। ठीक है, इस कारण समाज में व्यक्तियों के पद कार्य परिवर्तित हो रहे हैं। ठीक है, परिवार आज संयुक्त नहीं रह पा रहे, मुखिया का भी परिवार में महत्व कम होते जा रहा है जो पहले था। ठीक है, आज पत्नी केवल दासी नहीं है, वह भी शिक्षित तथा आत्मनिर्भर है। ठीक है, और परिवार के मामले में उसकी भूमिका भी क्या हो जाती है, अहम हो जाती है। ठीक है, इस कारण क्या है कि हिंसा और अपराध, जब संयुक्त परिवार टूटता है तो एकल परिवार की ओर हम लोग अग्रसर होते हैं। जब एकल परिवार होता है, फिर उसमें क्या है, जब दोनों काम करने वाले होते हैं तो फिर दोनों के क्या, इसमें उसके विचार में क्या होते हैं, द्वंद्व उत्पन्न होते हैं, इस कारण हिंसा होती है। फिर क्या है, पृष्ठभूमि में अंतर, की प्रत्येक पति पत्नी अलग अलग पृष्ठभूमि से आते हैं, जब उनके विचार नहीं मिल पाते तो भी अपराध बढ़ता है। ठीक है, इस प्रकार क्या है, भारत में महिलाओं के प्रति लगातार अपराध होते जा रहे हैं, और पहले से ही हम लोगों ने महिलाओं को केवल ऑब्जेक्टिफाई किया है। ठीक है, हम केवल वस्तु तरीके से उनको देखते हैं, ऐसा मैं नहीं कह रहा, ऐसा किताबों में लिखा हुआ है। ठीक है, तो आप तो अदरवाइज ना लीजिएगा। देखिए, ये सब कारण होते हैं किसमें, महिलाओं के प्रति अपराध जो होते हैं। ठीक है, जैसे कौन कौन से अपराध होते हैं, हत्या। ठीक है, हत्या के बाद फिर बलात्कार, घरेलू हिंसा, शोषण। ठीक है, ये क्या है, महिलाओं से रिलेटेड अपराध है। अब देखते हैं कि वर्तमान स्थिति क्या है एनसीआरबी के डेटा के अनुसार। ठीक है, भारत में 2022 की रिपोर्ट देखें हम लोग महिलाओं से संबंधित, तो 4% पिछले लास्ट ईयर की तुलना में वृद्धि हुई है महिला अपराध में। कितने, 4%। ये आपको डेटा लिखना है। देखिए,
वर्तमान में 2022 में कितने केस रजिस्टर्ड किए गए थे महिला अपराध संबंधित? 4.45 लाख केस दर्ज किए गए थे। ठीक है, जो 2021 की तुलना में 4% अधिक है। ठीक है, अब देखिए, अब इसमें कौन कौन से केस बढ़े हैं। तो सबसे पहले पति या उसके रिश्तेदार के द्वारा जो क्रूरता अपनाई गई है, वो क्या है, ऐसे केस कितने, 31.4%। पति या रिश्तेदार के द्वारा किए गए अपराध। ठीक है, फिर महिला का अपहरण कितना हुआ है, कितनी प्रतिशत महिलाओं का अपहरण हुआ? 19.2% महिलाओं का क्या हुआ, अपहरण हुआ है। ठीक है, फिर क्या है, सील भंग। ठीक है, गरिमा को जब किस ठेस पहुंचाने से क्या बोलते हैं, सील भंग बोला जाता है। और कितनी कितनी प्रतिशत महिलाओं पे हुए ये? 18.7% महिलाओं का गरिमाओं को ठेस पहुंचाया गया। और बलात्कार कितने प्रतिशत हुए? 7.1%। ठीक है, ये क्या है, वर्तमान का सेनेरियो है जो अपराध में चल रहा है। ठीक है, सबसे पहले क्या है, उसके पति या रिश्तेदार के द्वारा, ठीक है, अपराध 31.4%। ठीक है, उसके पश्चात क्या, महिला का अपहरण, तो 19.2% महिलाओं का अपहरण हुआ है। और उसकी गरिमा को भंग किसने किया है? व्यक्ति समाज के द्वारा किया जाता है। कितना? 18.7% महिलाओं का गरिमाओं को ठेस पहुंचाया गया। और बलात्कार कितने प्रतिशत महिलाओं के विरुद्ध हुआ है? तो 7.1% महिलाओं के साथ बलात्कार या फिर रेप जैसी घटनाएं हुई है। ये क्या है, 2022 का डेटा है। फिर आपको इन्हीं डेटा को एलिब्रेट करते हुए विस्तार पूर्वक समझाना है। ठीक है, अब इसमें आप लिख सकते हैं राज्यवार स्थिति। ठीक है, राज्यवार स्थिति का अर्थ क्या होता है कि कौन से राज्य में सर्वाधिक अपराध दर्ज किए गए हैं। जैसा कि मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था। ठीक है, तो देखिए, सर्वाधिक अपराध के मामले में, महिला अपराध के मामले में महाराष्ट्र पहले स्थान पे है। कौन सा? महाराष्ट्र। ठीक है, इसके पश्चात कौन सा? राजस्थान। ठीक, राजस्थान ये राज्यवार श्रेणी है। यदि हम लोग केंद्र शासित प्रदेश की बात करें तो सबसे पहले दिल्ली आता है उसमें, है ना। आपने सुना होगा दिल्ली निर्भया कांड 2011 का, आपने सुना होगा। ठीक है, इस प्रकार क्या है, महिलाओं का, महिलाओं के प्रति अपराध है। ठीक है, अब देखिए, अब अपराध की श्रेणी क्या होती है महिलाओं से रिलेटेड, तो कौन कौन सी श्रेणियां होती है? सबसे पहले शारीरिक उत्पीड़न। कौन सा? शारीरिक उत्पीड़न। बहुत ही आईएमपी टॉपिक है ये, क्योंकि देखिए यहाँ से आपका ऐसे भी तैयार हो रहा है और साथ में आपकी सोशोलॉजी भी तैयार हो रही है। तो महिलाओं के प्रति उत्पीड़न से क्या आशय है कि व्यक्ति पर नियंत्रण हासिल करने के लिए, ठीक है, शारीरिक हमले तथा धमकी का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, जब आप किसी महिला पे क्या अपूर्णता अधिकार जताते हैं गलत तरीके से, तो आप उस पर हमला करेंगे, हाथ उठाएंगे। ठीक है, दूसरा क्या है यहाँ पे, मनोवैज्ञानिक या भावनात्मक उत्पीड़न। मनोवैज्ञानिक या भावनात्मक उत्पीड़न, तो क्या, बदसलूकी तथा अन्य व्यक्ति के महत्व को कम करने के लिए, फिर ठीक है, किसी व्यक्ति के महत्व को समाप्त करने के लिए व्यक्ति प्रायः उत्पीड़न पर पीड़न करता है उसके साथ। ठीक है, मानसिक रूप से उसको ठोस क्या करता है, मानसिक रूप से उसका शोषण करता है। ठीक है, उसके किसी की भी सामने उसकी बेइज्जती कर देना। ठीक है, इस प्रकार की क्रियाएं होती हैं। क्या, यौन जबरदस्ती। इसमें क्या, शारीरिक शक्ति और गैर शारीरिक दबाव के जरिए महिलाओं को उनकी मर्जी के खिलाफ, ठीक है, उनकी मर्जी के खिलाफ उनके साथ अनैतिक कार्य किए जाते हैं। ठीक है, इसको क्या लिख सकते हैं आप, जब यौन जोर जबरदस्ती। ठीक है, और चौथा क्या है, नियंत्रणकारी व्यवस्था, शक्ति संबंध तथा भेदभाव के परिणाम के स्वरूप विशेष रूप से पितृसत्तात्मक रीति रिवाज के माध्यम से इस प्रकार के क्या है, अपराध होते हैं। पहला क्या है, कौन सी श्रेणी? शारीरिक उत्पीड़न, मनोवैज्ञानिक उत्पीड़न, यौन जोर जबरदस्ती, और चौथा क्या है, नियंत्रणकारी व्यवस्था। ठीक है, ये क्या हो जाएंगे, चार प्रकार की श्रेणियां होती है। अब इसमें देखिए, अब होता क्या है, इसमें बालिकाएं भी आती है। ठीक है, महिलाओं में तो सब आ जाएगा, बालिकाएं, ठीक है, फिर वयस्क महिला, और फिर क्या है, वृद्ध महिला। ठीक है, ये तीन तो महिलाओं में ये अपराध देखे जाते हैं। ठीक है, जो कहीं ना कहीं समाज के लिए क्या होते हैं, नकारात्मक होते हैं, और भारत की प्रगति को भी रोकने में क्या करते हैं, सहायक होते हैं। ठीक है, अब देखिए, मैं आपको बहुत अच्छा कोटेशन बताता हूँ। जवाहरलाल नेहरू ने कहा था, किसी भी
राष्ट्र के विकास को यदि आपको जानना है तो आपको सबसे पहले वहां की महिलाओं की स्थिति को देखना पड़ेगा। यदि महिलाओं की स्थिति बहुत अच्छी है, इसका अर्थ क्या है? वह देश बहुत ही सक्षम और प्रगतिशील है या फिर प्रगति कर चुका है। ठीक है। अब आते हैं भारत में महिलाओं के विरुद्ध अपराध एवं कानून का विस्तार पूर्वक वर्णन करें। जो भी महिला अपराध से संबंधित कानून है या फिर महिलाओं के संरक्षण के लिए कौन कौन से ऐसे कानून बनाए गए हैं, उनका आपको वर्णन करना है। देखिए, सबसे पहले तो आपको इंट्रो लिखना पड़ेगा कि भारत में प्राचीन काल से ही महिलाओं की समाज में सकारात्मक भूमिका रही है, लेकिन कुछ विघटनकारी शक्तियों के कारण महिलाओं के अपराध में क्या वृद्धि देखी गई है, जिसके प्रमुख कारण इस प्रकार के हैं। और इन्हीं को संरक्षित करने के लिए या फिर महिला सशक्तिकरण या महिला को अपराध से सुरक्षा प्रदान करने के लिए विभिन्न प्रकार के कानून सरकार के द्वारा बनाए गए हैं। ठीक है। सबसे पहले भारतीय न्याय संहिता। क्या है? भारतीय न्याय संहिता। ठीक है। इसके अंतर्गत क्या है? महिलाओं और बच्चों की सुरक्षा को लेकर के खास प्रावधान किए गए हैं। ठीक है। इस संहिता में 18 साल से कम उम्र की महिलाओं के साथ बलात्कार यदि होता है या फिर रेप होता है तो जो कर रहा है उसको आजीवन कारावास या फिर मृत्युदंड दिया जाएगा। ठीक है। गैर गैर बलात्कार के मामले पे 20 साल या उम्र भर की सजा। ठीक है। छेड़छाड़ जिसको बोल सकते हैं आप। ये क्या है? भारतीय न्याय संहिता है। किसे कब लाया गया? 2023 में लाया गया, आपको मालूम होगा, है ना। और लागू कब से हुआ? 1 जुलाई से लागू हुआ है। ठीक है। क्लियर? आपको याद रखना, भारतीय न्याय अधिनियम, भारतीय साक्ष्य अधिनियम। ठीक है। इस प्रकार के 3 कानून लाए गए हैं, नए कानून लाए गए। अब विभिन्न प्रकार के अधिनियम भी बनाए गए हैं। ठीक है। देखिए, आपको ये उत्तर को 2 रूप में लिखना है। सबसे पहले संवैधानिक प्रयास। ठीक है। फिर क्या है? वैधानिक प्रयास। और फिर क्या है? योजनागत प्रयास। तो संवैधानिक प्रयास, विधि के समक्ष समता। ठीक है। लिंग जाति किसी के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा, उनको संरक्षण प्रदान किया जाएगा। ठीक है। इस प्रकार आपको लिखना है। ठीक। फिर इसके पश्चात क्या है? इसमें आपको 3-4 आर्टिकल से बता देना है कि कौन कौन से हैं जो महिलाओं को सुरक्षा प्रदान करने का कार्य करते हैं। ठीक है। आर्टिकल 14, आर्टिकल 15। ठीक है। इस प्रकार आप लिख सकते हैं। फिर अब वैधानिक में कौन कौन से जाएंगे? समस्त प्रकार के कानून आ जाएंगे जिनके माध्यम से जो महिलाओं के साथ जो अपराध हो रहे हैं उनको रोकने का कार्य किया जा रहा है। सबसे पहले क्या है? तो राज्य कर्मचारी बीमा अधिनियम। लिख लीजिए आप, राज्य कर्मचारी बीमा अधिनियम कब आया था? 1948 में आया था। फिर क्या है? वन श्रमिक अधिनियम, कब? 1951 में आया था। ठीक है। पारिवारिक न्यायालय अधिनियम। ठीक है। कुटुंब न्यायालय, तो आपने सुना होगा, यहाँ लिख लीजिए, कुटुंब न्यायालय कब आया था? 1984 में आया था। ठीक है। विशेष विवाह अधिनियम, ये भी महिलाओं को संरक्षण प्रदान करता है। ठीक है। विशेष विवाह अधिनियम कब आया था? 1954 में आया था। ठीक। 1954 में आया था। फिर क्या है? विवाह अधिनियम। हिंदू विवाह अधिनियम कब आया था? 1955 में आया था। फिर हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम कब? 1956 में आया था, हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम। फिर क्या है? अनैतिक क्रियाकलाप निरोध अधिनियम, जो अनैतिक कार्य किए जाते हैं उसके लिए निरोध अधिनियम कब आया था? 1956 में आया था। ठीक है। फिर क्या है? मातृत्व लाभ अधिनियम। मातृत्व लाभ अधिनियम कब? 1961 में आया था। फिर क्या है? दहेज विरोधी अधिनियम कब आया था? 1961 में आया था ये भी। चिकित्सकीय ठीक है। चिकित्सकीय गर्भपात अधिनियम 1971 में आया था। ठीक। फिर क्या है? संविदा श्रमिक अधिनियम 1976 में आया था। फिर क्या है? समान वेतन अधिनियम 1976 में। ठीक है। बाल विवाह निरोध अधिनियम, ये भी एक प्रकार का अपराध है, बाल विवाह करना, कन्या भ्रूण हत्या करना, ये भी अपराध है। ठीक है। बाल विवाह निरोध अधिनियम कब आया था? ये भी 1976 में आया था। अपराधी अधिनियम 1983 में आया था। ठीक है। कारखाना अधिनियम 1948 में आया था और 1986 में भी इसमें संशोधन हुआ था। ठीक है। महिला दुर्घटना प्रतिनिधित्व अधिनियम 1986। सती निरोध आयोग अधिनियम। ठीक है। एक सती प्रथा निरोध अधिनियम आया था कब? 1829 में। ठीक है। लेकिन एक सती प्रथा निरोध आयोग अधिनियम कब आया था? 1987 में। भ्रूण का जो भ्रूण लिंग चयन है, ठीक है, भ्रूण भ्रूण लिंग चयन निषेध अधिनियम 1994। ठीक है।
फिर क्या है, अनैतिक व्यापार निवारण अधिनियम, ठीक है, पॉक्सो एक्ट 2012, इस प्रकार के क्या, और महिलाओं कार्यस्थल पर महिलाओं के सम्मान की सुरक्षा के लिए वर्क प्लेस बिल कब आया था, 2013 में। इस प्रकार के जो कानून है जो सरकार के द्वारा क्या किए गए हैं, लाए गए हैं, जिससे महिलाओं के विरुद्ध जो अपराध हो रहे हैं, ठीक है, उनको क्या किया जा सके, खत्म किया जा सके, रोकना नहीं है, खत्म किया जा सकता, और ये ऐसे दंडात्मक कार्यवाही के रूप में इनका उपयोग किया जाएगा। ठीक है, अब क्या है देखिए, अन्य उपाय में आप लिख सकते हैं महिलाओं की सुरक्षा के लिए जो बनाए गए कानून है उनका क्या पालन करना, बहुत ही सख्ती से पालन करवाना। सरकार द्वारा सभी स्तरों पर महिलाओं के प्रतिनिधित्व को बढ़ावा दिया जा रहा है, जैसे 50% आरक्षण उनको स्थानीय निकायों में दिया गया है, 33% आरक्षण पुलिस डिपार्टमेंट में दिया गया। ठीक है, महिलाओं के खिलाफ जो भी अपराध हो रहे हैं उसकी सुनवाई के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाया गया। ठीक है, और महिलाओं के साथ होने वाले अपराधों के खिलाफ आवाज उठाने वाली संस्थाओं को मजबूत किया गया, जैसे एनजीओ जो होते हैं, ठीक है, ये भी क्या करते हैं, महिलाओं के साथ जो अपराध होते हैं उनको रोकने के लिए सतत रूप से क्या कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं। क्लियर। इसके बाद क्या, समाज की मानसिकता को बदलने के लिए विभिन्न प्रकार के जागरूकता कार्यक्रम भी संचालित किए जा रहे हैं, है ना। इस प्रकार क्या है, महिलाओं के अपराध को रोकने के लिए एक संवैधानिक और वैधानिक प्रयास किए गए। साथ में आप लिख सकते हैं सामान्य योजनागत प्रयास में जिन जिन कानूनों का निर्माण किया गया उन्हीं कानूनों को सख्ती से पालन करके सरकार के द्वारा विभिन्न योजनाओं के माध्यम से अपराध को रोक करके अपराध को समाप्त किया जा रहा है। क्लियर, ये हुआ। ठीक है, इसी प्रकार फिर बढ़िया सा आपको कंक्लूजन लिखना है कि हाँ, उपरोक्त कानूनों का लगातार सतत पालन किया जा रहा है, जिससे महिलाओं के अपराध, जो महिलाओं के विरुद्ध होने वाले अपराध हैं उनको रोका जा रहा है, और वर्तमान में लगातार प्रतिवर्ष महिलाओं के विरुद्ध होने वाले अपराध में एनसीआरबी के अनुसार गिरावट दर्ज की गई है। बस ये उत्तर आपको लिखना है इसमें। क्लियर। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि घरेलू हिंसा क्या है, और घरेलू हिंसा के कारणों की आपको विस्तार पूर्वक चर्चा करना है। ठीक है, घरेलू हिंसा क्या है, सबसे पहले देखिए 2005 का जो एक्ट आया था घरेलू हिंसा अधिनियम, 2005 के अंदर घरेलू हिंसा के पीड़ित के रूप में महिला के किसी भी रूप, ठीक है, 18 वर्ष से कम आयु की महिला तथा बालिकाओं को शामिल शामिल किया जाता है। ठीक है, तो घरेलू हिंसा क्या है, एक कोई ऐसा कार्य जो किसी महिला एवं बच्चे के स्वास्थ्य, सुरक्षा, जीवन पर संकट, आर्थिक क्षति और ऐसी क्षति जो असहनीय हो तथा जिसमें महिला व बच्चे को दुख व एवं अपमान सहना पड़े, इन सभी को घरेलू हिंसा कहा जाता है। या ये बोले कि परिवार या परिवार के अन्य सदस्यों या फिर उसके रिश्तेदारों के द्वारा जब महिलाओं का शारीरिक, मानसिक, आर्थिक और यौन शोषण किया जाता है, उसे ही क्या कहा जाता है, घरेलू हिंसा कहा जाता है। ठीक है, अब देखिए घरेलू हिंसा के कारण क्या होते हैं, सबसे पहले लिख लीजिए आप, पारिवारिक वातावरण। ठीक है, पारिवारिक कारण कि ससुराल मतलब जो महिला का जो ससुराल होता है उसमें क्या होता है कि उसकी देखभाल ना करा, कुछ मामलों पर महिलाओं, अब देखिए कुछ महिलाएं क्या होती हैं कि माँ नहीं बन पाती, उस कारण भी उनको क्या घर वालों के द्वारा बार बार क्या ऐसी कुछ क्रियाएं की जाती जिसके माध्यम से उसका शोषण होता है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, पारिवारिक कारण। दूसरा क्या है, सामाजिक असमानता। ठीक है, सामाजिक असमानता और जातिवाद का एक प्रमुख कारण हो सकता है जिससे सामाजिक तनाव बढ़ते हैं। ठीक है, फिर क्या है, धार्मिक और सांस्कृतिक तनाव। ठीक है, विभिन्न प्रकार की क्रियाएं होती हैं, ठीक है, जिसके माध्यम से महिलाओं के विरुद्ध क्या अपराध बढ़ता है। देखिए आर्थिक समस्या, महिलाओं को क्या है, दहेज प्रताड़ना जैसी क्रियाओं से भी गुजरना पड़ता है। ठीक है, उसके ससुराल वाले उसे बोलते हैं कि तुमने तो इतना पहले बोला था और अब नहीं मिला उतना, तो ये सब क्या होते हैं, घरेलू हिंसा को बढ़ावा देते हैं ये सब कारण। ठीक है, इतने कारण आपको लिखना है, बढ़िया डिटेल में समझाना है 4-5 कारणों को। ठीक है, इसके पश्चात क्या, अब इन घरेलू हिंसा का प्रभाव क्या पड़ता है समाज पे। ठीक है, तो घरेलू हिंसा का क्या प्रभाव पड़ता है समाज पे, तो हम देखेंगे सबसे पहले शारीरिक प्रभाव। ठीक है, शारीरिक प्रभाव क्या है, पीड़ित व्यक्तियों को शारीरिक चोटें, जख्म तथा मौत का खतरा होता है। ठीक है, फिर क्या, मानसिक प्रभाव, हिंसा से प्रभावित महिलाओं में आत्महत्या, डिप्रेशन तथा अन्य मानसिक समस्याएं उत्पन्न होती है। प्रभाव में लिख लीजिएगा आप, जैसे तो पूछा नहीं है क्वेश्चन में लेकिन आप फिर भी लिखते चलिएगा। ठीक है,
फिर क्या है, व्यक्तिगत संबंधों पर प्रभाव, कि उसके उसके परिवार और उसके जो पति होते हैं उसके साथ उसके संबंध क्या हो जाते हैं, खराब हो जाते हैं, जिसके कारण वह अपना जीवन, फिर विवाह विच्छेद की भी समस्या उत्पन्न हो जाती है। ठीक है। फिर आते हैं बच्चों पर प्रभाव। ठीक है, बच्चों पर प्रभाव क्या है, घरेलू हिंसा का सबसे व्यापक प्रभाव बच्चों पर पड़ता है। ठीक है। एक एक रिसर्च हुई थी, उसमें पता चलता, सीटी स्कैन से पता चला था, जिन बच्चों ने घरेलू हिंसा में अपना जीवन बताया है उनके मस्तिष्क पर, ठीक है, क्या, उनका मस्तिष्क का कुछ भाग सिकुड़ जाता है। ठीक है, जिससे उनकी सीखने संज्ञानात्मक क्षमता में क्या हो जाती है, कमी हो जाती है। शिक्षा पर प्रभाव, घरेलू हिंसा का बच्चों की शिक्षा पर भी असर पड़ता है और उन्हें स्कूल जाने में क्या होती है, समस्या होती है। जब दोनों पति पत्नी लड़ते रहेंगे तो क्या ही अपने बच्चों पे ध्यान देंगे। ठीक है, क्या ही उनका परिवार उनके बच्चों को आगे बढ़ाएगा। समाज में असुरक्षा, समाज में क्या होती है, महिलाएं क्या होती है, असुरक्षित महसूस करने लगती है। आपने सुना होगा किसी भी महिला को दहेज के लिए क्या जला दिया जाता है, मार दिया जाता है। ठीक है, या फिर उसके घर वालों के द्वारा बार बार उसको ऊपर हमले किए जाते हैं, जिससे वो मानसिक रूप से क्या विक्षिप्त हो जाती है। ठीक है, इस प्रकार क्या है, प्रभाव पड़ता है। अब घरेलू हिंसा को रोकने के क्या क्या उपाय हो सकते हैं। सबसे पहले तो आपको क्या, शिक्षा तथा जागरूकता का प्रसार करना है। किसका, रोकने के उपाय में शिक्षा एवं जागरूकता। कानूनी उपाय, घरेलू हिंसा अधिनियम 2005। फिर क्या है, सामाजिक सुरक्षा। फिर क्या है, मानव संबंधों को स्थापित करना। ठीक है, जो मानवीय संबंध होते हैं उनको स्थापित करना। फिर उपचार तथा समर्थन सेवाएं, हिंसा से पीड़ित महिलाओं के लिए उसके मानसिक स्वास्थ्य की सुरक्षा के लिए कार्य किए जाएंगे। सामूहिक संगठन, ठीक है, जो विभिन्न प्रकार के एनजीओ होते हैं उनके माध्यम से जो जागरूकता शिक्षा कार्यक्रम होते हैं उनको संचालित किया जाएगा। ठीक है, ये क्या है, उपाय है। ठीक, घरेलू हिंसा को रोकने के उपाय, तो यही सबसे पहले आपको डेफिनेशन, देखिए मैंने आपको विस्तार पूर्वक इसलिए समझाया घरेलू हिंसा की होती क्या, घर या परिवार के सदस्यों और रिश्तेदारों के द्वारा महिलाओं का शारीरिक, मानसिक और आर्थिक रूप से या यौन रूप से उसका शोषण करना है, क्या घरेलू हिंसा। घरेलू हिंसा के बहुत सारे कारण हो सकते हैं। सबसे पहले पारिवारिक कारण, फिर धार्मिक सांस्कृतिक कारण, आर्थिक कारण, ठीक है, फिर समानता का भाव उत्पन्न, और फिर क्या है, मनोवैज्ञानिक कारण भी होते हैं। ठीक है, अब इसके प्रभाव कौन कौन से हैं, शारीरिक प्रभाव होगा, मानसिक प्रभाव होगा, बच्चों पर क्या प्रभाव पड़ेगा, उनकी शिक्षा पर क्या प्रभाव पड़ेगा, समाज पे क्या प्रभाव पड़ेगा। तो इसको रोकने के लिए सामान्य उपाय कौन कौन से, और सरकार के द्वारा घरेलू हिंसा अधिनियम 2005 लाया गया। कौन सा, घरेलू हिंसा अधिनियम 2005 लाया गया है। ठीक है, अब इसके अंतर्गत क्या होता है, देखिए, घरेलू हिंसा से महिला संरक्षण अधिनियम 2005, शारीरिक दुर्व्यवहार, शारीरिक पीड़ा, अपहानि या स्वास्थ्य को खतरा या लैंगिक दुराचार, महिलाओं की गरिमा का उल्लंघन, अपमान, मौखिक और भावनात्मक दुर्व्यवहार, ठीक है, गाली देना, आर्थिक दुर्व्यवहार, वित्तीय संसाधन जिसकी वह हकदार है उससे वंचित करना, ये सभी, और मानसिक रूप से क्या परेशान करना, ये सब किस में आते हैं, घरेलू हिंसा की श्रेणी में आते हैं। ठीक है, जब आप 2005 का एक्ट पढ़ेंगे तो उसमें बताया गया कौन कौन से ऐसे कृत्य होते हैं जो घरेलू हिंसा की श्रेणी में आते हैं। अब इस अधिनियम के तहत महिलाओं को कौन कौन से अधिकार प्राप्त है। ठीक है, सबसे पहले पीड़ित, जो पीड़ित महिला होगी उसको कानून के तहत क्या दी जाएगी, राहत दी जाएगी। ठीक है, वह संरक्षण आदेश प्राप्त कर सकता है, आर्थिक सहायता प्राप्त कर सकती है, बच्चों के अस्थायी संरक्षण का आदेश दे सकता है, और निवास आदेश तथा मुआवजे का भी आदेश दे सकता है। ठीक है, पीड़ित आधिकारिक सेवा प्रदाता की सहायता ले सकती है। ठीक है, जो भी सेवा प्रदाता है उनकी सहायता ले सकती है। निःशुल्क विधिक सहायता दी जाएगी उनको, जो भी महिलाएं घरेलू हिंसा से जूझ रही हैं उनको निःशुल्क विधिक सहायता दी जाएगी। ठीक है, और यदि कोई परिवार इसमें संलग्न पाया गया तो उससे उचित कार्यवाही करके दंडात्मक तथा उनसे दंडात्मक के साथ साथ उसे आर्थिक रूप से भी जुर्माना भरना पड़ेगा। इस प्रकार क्या है, आपको ये क्वेश्चन या इस टॉपिक को कवर करना है। ठीक है, इसमें मैंने आपको बहुत सारी चीजें बता दी हैं। ठीक है, किस प्रकार आप अपने आंसर को फ्रेम करेंगे, जैसे यहाँ पे इसको मैं बताया नहीं कि आपको किस प्रकार फ्रेम करेंगे। घरेलू हिंसा की आपको डेफिनेशन लिखना है, उसके पश्चात कारणों को बताना है, कारणों में आप एक ऐसा फ्लो चार्ट बता दीजिए, एक बता दीजिए पारिवारिक कारण, सामाजिक कारण, धार्मिक कारण, और क्या आर्थिक कारण, ये सब कारण होते हैं क्या, घरेलू हिंसा के उत्पन्न होने के। फिर बढ़िया आपको यहाँ पे डिटेल में बताना है कि क्या क्या कारण है। इसी प्रकार प्रभाव जब आप लिखेंगे तो शारीरिक प्रभाव,
मानसिक प्रभाव, बच्चों पर प्रभाव, शिक्षा के पर प्रभाव और समाज पर प्रभाव, ये आपको बताना पड़ेगा। क्लियर? ये हुई क्या आज की हमारी आंसर राइटिंग की क्लास स्टूडेंट। अब जो हम नेक्स्ट क्लास जो होगी हमारी, वो क्या होगी? वर्तमान बहस किस में होगी? भारत में परंपरा या फिर आधुनिकता, की हम भारतीय परंपरा को अपनाएं या फिर आधुनिकता को अपनाएं। ठीक है, क्लियर? थैंक यू स्टूडेंट, मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू फॉर वॉचिंग एमसीएस।